चलिए आज शुरू करते हैं अपना चैप्टर 2, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पिछले चैप्टर में हमने पार्टनरशिप फर्म के जो फंडामेंटल्स होते हैं कि किस तरीके से हम उनके अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाएंगे, उनको सीखा था। आज की अपनी क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कि अगर सपोज कोई फर्म है और उसमें 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, और सपोज उनका रेशो है 1-1-1। अब वो अपना प्रॉफिट रेशो अगर चेंज करते हैं, जैसे सी को लगा कि उसने तो बहुत ज्यादा कैपिटल लगाई हुई है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या ज्यादा होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट से उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर दिया जाता है। जिससे हमें क्या जरूरत पड़ती है कि अब हमें हमारी जो डीड होती है उसको भी चेंज किया जाता है। उसमें सारे जो एग्रीमेंट हमने पहले किया था, जो कि था 1:1:1 के हिसाब से, अब उसको चेंज करके उन्होंने जो भी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड करेंगे, उससे दोबारा से डीड बनाई जाती है। हम जब डीड में कोई भी चेंजेस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। उसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन केवल प्रॉफिट रेशो चेंज हो पार्टनर्स के बीच में केवल तभी नहीं होता, कई कुछ और कंडीशंस होती हैं जिसमें कि हमें डीड को या जो पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट किया हुआ है उसे चेंज करना पड़ता है, और हमारा जो फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? कि सपोज सबसे पहला तो यही हो गया कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट रेशो चेंज किया। सेकेंड है जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिशन होता है, एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। अब उसमें पहले सपोज 2 पार्टनर थे, केवल ए और बी, अब एक तीसरा पार्टनर भी आ जाता है, तो जो प्रॉफिट पहले 2 में बंटता था अब वो 3 में बंटता है। न्यू पार्टनर कुछ कैपिटल भी लेकर आएगा, उसके भी कुछ राइट्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो डेफिनेटली वी हैव टू चेंज अवर एग्रीमेंट, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है पार्टनरशिप डीड, उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। थर्ड हो गया कि कोई भी पार्टनर है वो रिटायर हुआ या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो भी हमें रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है अपने एग्रीमेंट को। फोर्थ एक और चीज है मर्ज, या फिर इसको कहते हैं अमलगमेशन, अमलगमेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये एक नई कंसेप्ट है। सपोज देयर इज ए फर्म जिसको ए और बी पढ़ा रहे हैं, वो उनका रेशो उसमें 1:1 का रेशो था, और दूसरी फर्म है जिसमें एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, और वो आपस में कंपटीशन करते हैं, जिससे कि दोनों को ही कुछ ना कुछ लॉस और कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। अब उन चारों ने क्या सोचा कि हम मिलकर एक ही फर्म बना लेते हैं, ए बी एक्स और वाई, और मिलकर काम करेंगे जिससे कि किसी को भी परेशानी नहीं होगी। तो अब जब ये चारों मिलकर एक ही फर्म बना लेंगे तो इसको हम कहते हैं अमलगमेशन ऑफ द फर्म या फिर मर्जिंग ऑफ द फर्म। तो इस केस में भी उन दोनों को अपने जो पुराने वाले उनके डीड थे उनको क्या करना पड़ेगा? फिनिश करना पड़ेगा। अब वो एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे जिसमें कि 4 पार्टनर्स होंगे, ए बी एक्स एंड वाई। तो इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब इनमें से रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला पॉइंट है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चेंज इन पीएसआर। सबसे पहली बात तो इसमें कोई भी न्यू पार्टनर नहीं आता। ये जो हम अपनी प्रॉफिट रेशो चेंज कर रहे हैं, ये हम किस में करेंगे? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। सपोज हम यहाँ पर करते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और उनका रेशो है 1:1:1। अब बी को लगता है कि वो बहुत मेहनत करता है, कैपिटल सबकी बराबर है और वो ज़्यादा टाइम दे रहा है, ही इज़ ए कॉन्टिन्यूअस वर्किंग पार्टनर है। ए और सी तो कभी कभी आते हैं, तो उनका रेशो चेंज होना चाहिए, उसे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये बात वो ए और सी के सामने रखता है और ए और सी मान जाते हैं, तो उनका रेशो जो है अब वो 1:2:1 हो जाता है। तो जब भी हम प्रॉफिट रेशो चेंज करते हैं तो हमें अपनी कौन कौन सी चेंजेस करने पड़ते हैं? तो सबसे पहले है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। देखिए, जब भी किसी पार्टनर का आप रेशो चेंज करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन उसमें सेक्रीफाइस करेगा और कोई ना कोई पर्सन उसमें गेन करेगा। जिसका भी शेयर इंक्रीज हो रहा है उसको गेन हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, बस उसका जो प्रोपोर्शन है वो चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला क्या होगा सेक्रीफाइस निकालने का? सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू old ratio of the partners minus new ratio. Gaining ratio equal to new ratio
माइनस ओल्ड रेशो। इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जैसे हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाली, उसमें हमने हमारा फॉर्मूला हुआ ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर ये हमारा पॉजिटिव आता है तो दैट मीन्स सैक्रिफाइस है, और अगर इसमें नेगेटिव आता है तो दैट मीन्स गेन होगा। तो पहला हमारा स्टेप हो गया कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, एंड सेकंड विल बी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। जब भी कोई पीएसआर चेंज किया जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप चेंज करती अमंग द पार्टनर्स, तो उसमें हम करते हैं गुडविल की वैल्यूएशन। अभी इसको डिटेल में करेंगे कि कैसे करना है। थर्ड होगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। थर्ड स्टेप हमारा होगा कि जितनी भी हमारी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज है उनको रिवैल्यूएशन किया जाएगा। एंड फोर्थ स्टेप विल बी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, रिजर्व्स बने हुए हैं, उनको भी बांट दिया जाएगा। क्योंकि इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, क्योंकि जो अब तक हमने रिजर्व्स या प्रॉफिट्स इकट्ठे किए थे वो हमने पुराने रेशो में प्रॉफिट्स को बचा बचा कर किए होंगे। अब जबकि हमारा प्रॉफिट रेशो चेंज हो रहा है तो फिर उसके लिए अब जो रिजर्व्स बनाएंगे वो किस में होंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से प्रॉफिट लिया जाएगा। इसलिए हमारे जितने भी पुराने रिजर्व्स और सरप्लस होते हैं उनको हम पुराने रेशो में डिवाइड कर देते हैं, तो उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। एंड द लास्ट स्टेप विल बी एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल। पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल अकाउंट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स करने के लिए कहते हैं, जिनको कि हम अभी बाद में करेंगे। तो ये वाली हमारी एडजस्टमेंट्स हैं जो कि हमें अपने अकाउंट्स में करनी होंगी एट द टाइम ऑफ पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस के समय पर। तो पहला हमारा था गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल। अब गुडविल के बारे में करेंगे। देखिए गुडविल क्या होती है, इट इज कॉल्ड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस की अच्छी वैल्यू, एक अच्छी रेपुटेशन की वजह से कोई भी कस्टमर्स होते हैं वो अपने पुराने प्लेस पर ही जाना पसंद करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि गुडविल जिसकी वजह से जो एक बिजनेस है वो ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करता है अपने उसी इंडस्ट्री में लगे हुए डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स से, कि जो कस्टमर्स हैं वो औरों की अपेक्षा एक पर्टिकुलर फर्म को ज़्यादा पसंद करते हैं। यही जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड गुडविल ऑफ द फर्म। अब गुडविल को अगर आप डिफाइन करेंगे तो इट इज़ अ इंटेंजिबल एसेट। जो गुडविल है हमारी वो क्या होती है, एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल मतलब कोई भी ऐसी एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच बाय द पर्सन। कोई भी उसे देख या छू नहीं सकता, बट वी कैन फील द प्रॉफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ दैट एसेट। तो उस इसी तरीके से गुडविल भी हम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि देख या छू सकते हैं, लेकिन हम उसके इफेक्ट को अपने प्रॉफिट्स पर फील कर सकते हैं, हमें उनकी वजह से ज्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं। ये एक इंटेंजिबल एसेट है, ये एक ऐसी एसेट है जिसको हम देख तो नहीं सकते लेकिन हम उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। अब वैल्यूएशन किस किस मेथड से करेंगे वो भी हम अभी आगे करते हैं। ये हेल्प करती है हमें, हेल्प्स इन प्रॉफिट अर्निंग। इसकी वजह से हमारे जो प्रॉफिट हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इट्स वैल्यू फ्लक्चुएट्स, जैसे हमारी और एसेट्स की वैल्यू है वो कम ज़्यादा होती रहती है, उसी तरीके से गुडविल की वैल्यू भी हमारी क्या होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। इट डिपेंड्स ऑन मैनी अदर फैक्टर्स। इसीलिए कभी भी हम अपनी गुडविल की वैल्यूएशन को एक कांस्टेंट मेजरमेंट नहीं दे सकते कि हमारी आज वैल्यूएशन इतनी है तो इतनी ही रहेगी। वो क्या होती रहती है, अदर एसेट्स की तरीके से इसकी वैल्यू भी कम ज़्यादा होती रहती है। अब हम बात करें नेचर ऑफ गुडविल की, तो अभी हमने देखा था कि जो गुडविल है दैट इज अ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट है, इसे हम देख नहीं सकते, बट इट इज नॉट ए fictitious एसेट, इट इज ए इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस की गुडविल को, विच अफेक्ट गुडविल। तो देखिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं, इसमें सबसे पहला जो मेन होता है दैट इज अ प्रोडक्ट, कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है या फिर सर्विस अच्छी है ना, तभी किसी भी फर्म की गुडविल बनेगी।
आप कितना भी अच्छा व्यवहार करो, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपकी गुडविल नहीं बन सकती। सेकंड होता है फेवरेबल लोकेशन। कौन-सी लोकेशन पे आपका बिज़नेस एस्टेब्लिश करता है। सपोज़ एक बिज़नेस है, वो बहुत अंदर किसी गली में जाकर, जहाँ पर कोई व्हीकल भी नहीं जा सकता, वहाँ पर एस्टेब्लिश किया हुआ है। और सेम बिज़नेस है, वो उसी के पास एक मेन रोड है, वहाँ पर एस्टेब्लिश है और वो उस लोकेशन पर कोई भी व्हीकल आराम से जा सकता है, कोई भी पर्सन है, वो आराम से जा सकते हैं। तो जितनी भी फेवरेबल लोकेशन होगी, गुडविल उतनी ही अच्छी बनती चली जाएगी। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपकी जो मैनेजमेंट है, वो बहुत एफिशिएंट है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, कस्टमर्स को अटेंड करती है, तो गुडविल अच्छी हो जाएगी। तो डेफिनिटली दूसरी बार आप उसी दुकान पर जाओगे और उसकी इमेज, उसकी रेपुटेशन आपके माइंड में बढ़ जाएगी। तो एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, इट आल्सो हेल्प्स इन जनरेटिंग गुडविल फॉर अ बिजनेस। नेक्स्ट हो सकता है लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। जितने लंबे टाइम से कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करता है, तो वहाँ पर लोगों का आना-जाना ज़्यादा होता रहता है। लोगों के माइंड में उसकी एक अच्छी इमेज बन जाती है, तो ये भी अफ़ेक्ट करती है। इसके साथ-साथ और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज़ है। आपने एक बार कोई चीज़ को आप परचेज़ कर लेते हो और उसके बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको वो बिज़नेसमैन कितने अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करता है, तो उससे भी किसी बिज़नेस की गुडविल है, वो इंक्रीज़ हो जाए। नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल मेनली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ परचेज़्ड गुडविल एंड दूसरी सेल्फ जनरेटेड। तो जो परचेज्ड गुडविल है, मीन्स जिसके लिए हम एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द बिजनेस अदर असेट्स की तरह इसके लिए भी कोई ना कोई अमाउंट पे कर रहे हैं। तो जब भी कोई बिजनेस हम परचेज करते हैं, तो हमें पे करना पड़ता है कंसिडरेशन, जो लगानी पड़ती है कैपिटल, वो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सपोज हमें 5 करोड़ की एसेट्स मिल रही हैं और हमें जो लाइबिलिटीज मिल रही हैं, दे आर ऑफ 2 करोड़ रुपीज। तो और हमारा जो परचेज कंसीडरेशन है, दैट इज 3.25 करोड़। अब यहाँ पर देखिए, हमें जब एसेट्स 5 करोड़ की हैं, लाइबिलिटीज 2 करोड़ की हैं, तो हमारी जो परचेज कंसीडरेशन होना चाहिए, दैट शुड बी 3 करोड़, बट वी आर पेइंग 3 करोड़ 25 लाख। तो ये जो एक्स्ट्रा 25 लाख रुपीज हम पे कर रहे हैं, दीज आर फॉर गुडविल। एट द टाइम ऑफ परचेज जो भी हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, दैट इज फॉर गुडविल। हमारी एक एसेट है लाइक अदर एसेट्स, और ये हमारी कौन सी एसेट है? ये हमारी है इंटेंजिबल एसेट। अभी हमने डिस्कस किया, इंटेंजिबल एसेट होती है और इसको धीरे-धीरे करके बाय द पासिंग ऑफ टाइम हम इसे क्या करते जाते हैं? अमोर्टाइज़ करते जाते हैं अपने प्रॉफिट में से। दूसरी हमारी होती है सेल्फ जनरेटेड। अब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है जिसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करनी होती, बट बिकॉज़ ऑफ द एफिशिएंट मैनेजमेंट, बिकॉज़ ऑफ द लॉन्गेविटी ऑफ द बिज़नेस, बिकॉज़ ऑफ द फेवरेबल लोकेशन, ये हमारी वो गुडविल है जो कि अपने आप ही जनरेट होती है। बट एज़ पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, या हम बोलें इंड आईएएस 38, उनके अकॉर्डिंग जो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट। हम बिकॉज इसका कोई प्रॉपर, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन इन द टर्म्स ऑफ मनी वी कैन नॉट मीजर, इसलिए, और हम कुछ इसके लिए मॉनेटरी पे भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसको हम अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करते। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमें गुडविल की वैल्यूएशन कब कब करनी पड़ती है? तो जब भी हम अपनी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मीन्स जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तभी हमें गुडविल भी अपनी वैल्यूड करनी पड़ती है। तो पहला है चेंज इन पीएसआर अमंग द पार्टनर्स। कोई भी पार्टनर एडमिशन होता है। तीसरा, कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसे रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, उस समय भी हम वैल्यूएशन करते हैं गुडविल का। फोर्थ है कि या तो हमने अपने बिजनेस को सोल्ड कर दिया या उसे मर्ज कर दिया किसी और बिजनेस के साथ। तो जब भी कोई मर्जिंग होती है, अमलगमेशन होता है, या कोई बिजनेस सोल्ड किया जाता है, तो उस समय भी हमें गुडविल को वैल्यूएशन करना पड़ता है। चलिए अब शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें हमारे मेनली 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये एवरेज प्रॉफिट में हमारा सिंपल एवरेज भी हो सकता है,
और या फिर वेटेड एवरेज। 2 मेथड्स इसमें हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 तरीके से हम करते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन एंड सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। तो मेनली 3 हैं और लेकिन अगर टोटल आप देखेंगे तो ये हमारे 5 बन जाते हैं। एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड फोर्थ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम इन तरीकों से कैसे गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, चलिए देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल निकालने का हमारा फॉर्मूला है दैट इज गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट्स आप कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट्स मीन्स जितने भी ईयर्स के आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं उनको आप टोटल कर दीजिए। टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सपोज 5 ईयर्स के आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स को आपने टोटल किया और उनको डिवाइड बाय 5 करके आपने एवरेज निकाल लिया। इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल टर्म। अब अगर किसी उन 5 सालों में किसी भी साल में आपको लॉस हुआ है तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हम उसे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर हमने टर्म यूज की है एवरेज प्रॉफिट्स, लेकिन जब भी हम गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो हमें इन्हें एवरेज के साथ साथ कुछ और चीजें भी ऐड करनी पड़ेंगी, लेकिन इसको हम लिखेंगे नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स। आपका नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल का मतलब हुआ उन 5 ईयर्स में अगर कोई भी एबनॉर्मल चीज इंक्लूड है, चाहे वो एबनॉर्मल खर्चा हो सकता है या एबनॉर्मल गेन हो सकता है, तो उसके इफेक्ट को हमें अलग कर देना है। एवरेज प्रॉफिट्स को निकालते हुए अगर आपके कोई भी एबनॉर्मल लॉसेस हुए हैं तो उनको आप ऐड कर दोगे, और अगर कोई भी एबनॉर्मल गेन्स हुए हैं तो उनको आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। सपोज हमें किसी फर्म की वैल्यूएशन करनी है, हमें किसी फर्म की गुडविल को वैल्यूएशन करना है और हमें 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 2021, 2022, 2023 और 2024। 4 ईयर्स के हमें दिए हुए हैं। अब ये जो प्रॉफिट्स हैं वो हमें इस तरीके से दिए हुए हैं। सपोज फर्स्ट ईयर के हैं 50,000 रुपीज़, फिर ये 70,000, यहाँ पर फिर 30,000 का, और यहाँ पर ये हो गए हमारे 1 लाख। सपोज ये आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। अब हमें एडजस्टमेंट में गिवन है कि इन द 2021 देयर वाज ए फायर इन द बिजनेस। कोई भी आग लग गई थी जिससे कि हमारा लॉस हो गया था 10,000 रुपीज़ का। अब ये जो लॉस बाय फायर है 10,000 रुपीज़ का, ये बिजनेस के एक नॉर्मल फीचर तो नहीं है। हम ये तो नहीं मान सकते ना कि हर साल ही बिजनेस में फायर लगेगी और वहां पर 10,000 रुपीज़ का लॉस होगा। फायर लगने के बाद हमारा प्रॉफिट था 50,000 एंड अगर ये इवेंट ना हुई होती तो हमारा प्रॉफिट कितना होता? हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता 60,000। तो ये जो लॉस बाय फायर है अब वो हमने क्या कर दिया? वापस ऐड कर लिया, अपने प्रॉफिट्स को क्या कर लिया? यहाँ पर नॉर्मलाइज कर लिया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2022 में आपके पास एक इन्वेस्टमेंट थी जिसको आपने सेल किया और उस पर आपने 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया। तो जो हमारा 22 का प्रॉफिट है 70,000, उसमें वो 20,000 रुपीज़ भी ऐड है। ये ज़रूरी नहीं है ना कि ये इन्वेस्टमेंट हम हर साल बेचेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट अ बिजनेस इवेंट। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस और रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो हम ये हर बार नहीं करेंगे। जो हमें ये 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है ये भी हर साल नहीं होगा, तो हम इसमें से उस वाले प्रॉफिट को क्या कर देंगे? हटा देंगे और अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने हो जाएंगे? 50,000। तो इस तरीके से कोई भी अगर एबनॉर्मल लॉसेस है तो उनको आप वापस ऐड कर दीजिए और एबनॉर्मल गेन्स हैं तो उनको माइनस कर दीजिए। इसी के अलावा और भी कई इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिसमें कि हमें अपने प्रॉफिट्स को क्या करना होगा? नॉर्मलाइज करना होगा।
तो हम गुडविल के लिए सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, हम बोलेंगे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो हमें सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरी टर्म पर। दूसरी टर्म हमारी क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज भी आपको हमेशा क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, लेकिन होता क्या है, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है कि अब सपोज हमने एवरेज किए प्रॉफिट्स और उसी के बराबर 1 साल के बराबर हमने उस बिल का वैल्यूएशन कर लिया, तो सेलर बोलेगा नहीं भाई, मैंने इसके लिए पिछले 5-7 साल तक मेहनत की है। अब अगर मान लो मैं ऐसा ही कोई और बिजनेस शुरू करूंगा तो मुझे यहाँ तक आने में कम से कम भी 3 या 4 साल और लग जाएंगे, तो मुझे उसका कंपनसेशन भी तो चाहिए। और या फिर न्यू परचेजर को यहाँ तक पहुंचने में कितने और साल मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके बराबर, उससे मल्टीप्लाई करके उसके बराबर गुडविल सेलर लेना चाहता है। तो ये होते हैं हमारे नंबर ऑफ ईयर परचेज। वैसे हमेशा क्वेश्चन में दिए होंगे। तो अब गुडविल निकालने के लिए आप क्या करोगे कि अपने एवरेज प्रॉफिट्स को, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करोगे बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड से। चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इसे समझते हैं। X and Y partners sharing profits equally. They had to admit Z for their equal share. Z को admit किया है। For this purpose, goodwill is to be valued at 2 times of the average profits. उनके 5 years के हमें profits दिए हुए हैं। For the year ended 2019, 40,000. For the year ended 2020, 60 and फिर उसके बाद 1 लाख। नेक्स्ट ईयर में 22 में उनको लॉस हुआ है 20,000 का और 23 में फिर से गेन है 1,50,000 का। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एन एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख, जिसकी की बुक वैल्यू थी 1,50,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹24, 1,24,000। सेकेंड है ऑन द 1 अप्रैल 21 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 1 लाख वर परचेज्ड। उन्होंने 2 कंप्यूटर खरीदे थे एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। उस पर डेप्रिसिएशन वो अपनी एसेट्स पर लगाते हैं एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसमें हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। चलिए करते हैं इसे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने गुडविल निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो अब हमें निकालने हैं एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। 5 years हैं आपके। फॉर द ईयर एंडेड 2019, 2020, 2021, 2022 एंड 2023। फर्स्ट ईयर के हमारे जो प्रॉफिट्स हमें गिवन है दैट आर 40,000, 60,000, 1 लाख। यहाँ हमें लॉस दिया हुआ है 20,000। 2020 में लॉस है 20,000 और 2023 में हमारा प्रॉफिट है 1,50,000। अब हमें इन्हें नॉर्मलाइज करना है। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम क्या करते, इन्हीं को हम टोटल कर लेते और डिवाइड कर देते 5 से और हम अगर एवरेज प्रॉफिट्स को निकाल लेते। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ये वाला जो हमारा ईयर है 2020, इसमें हमने एक एसेट थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट तो 2 लाख थी, पर उसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई थी 1,50,000। उसकी वैल्यू थी, बुक वैल्यू 1,50,000 एंड दैट वाज सोल्ड फॉर ₹1,24,000 में हमने सेल कर दिया। तो यहाँ पर हमें लॉस कितना हो गया था, 26,000 रुपीज का लॉस हो गया था। तो जब हमने 2020 का प्रॉफिट जब कैलकुलेट किया था 60,000, तो उसमें एक लॉस था। लेकिन हमने जो ये एसेट सेल की है, इट नॉट अ नॉर्मल फीचर ऑफ द बिजनेस। ऐसा तो नहीं होगा हम हर साल कोई ना कोई एसेट सेल करेंगे और उस पर हमें लॉस या गेन होता रहेगा। इस ईयर में किया है और हमें लॉस हुआ था 26,000 का, तो ये हमारा हो गया एबनॉर्मल लॉस। इस लॉस को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे 26,000 और यहाँ पर लिख दोगे आप लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। क्यों कर दिया, अगर इस एसेट को सेल करने से हमें लॉस नहीं होता तो जो हमारा इस ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट था दैट वुड बी 86,000।
एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है उसे हमने वापस ऐड कर दिया। उसके बाद सेकंड हमें बोल रहे हैं ऑन द 1st अप्रैल 21 ईयर एंडेड 22 मीन्स ये वाला जो ईयर होगा इसमें फॉल करेगा, क्योंकि 31 मार्च 22 को तो ये ईयर फिनिश हुआ है। स्टार्ट कब से होगा? 1 अप्रैल 21 से, जो हमारा 4th ईयर है जिसमें हमें लॉस दिया हुआ था 20,000 रुपीज का। इस ईयर में 2 कंप्यूटर्स हमने खरीदे, कितने रुपीज के? 1 लाख के। तो ये आपके एसेट होने चाहिए थे, रॉन्गली डेबिटेड टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और हमने इनको क्या कर दिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में लिख दिया। तो जबकि जब हमने इनको एसेट नहीं माना और हमने इनको खर्चों में जोड़ दिया अपने एक्सपेंडिचर में, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। तो सबसे पहले हम इसे सही करेंगे, तो ये जो प्लस हम करेंगे यहाँ पर 1 लाख रुपीज। अब आगे है कि कोई भी फिक्स एसेट होती है तो उस पर हम 20% का डेप्रिसिएशन भी लगाते हैं। उस पर हम क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। तो जब हमने ये पूरा का पूरा ही खर्चों में ऐड कर दिया था, तो हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया होगा, तो उस डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन की रेट है 20% ऑन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो 1 लाख पर आप 20% से डेप्रिसिएशन लगाओगे तो इट विल कम 20,000 रुपीज। तो हमारा प्रॉफिट -20,000 हो जाएगा। तो ये भी माइनस की फिगर है हमारी, -20,000। अब लेकिन इसका इफेक्ट केवल यहाँ 2022 में ही नहीं रहेगा, वो 23 में भी जाएगा, क्योंकि 1 लाख -20,000 इज इक्वल टू 80,000। अब 80,000 पर आप WDV वैल्यू पर 20% का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो इट विल कम 16,000। तो ये 2020 में भी हमारा 16,000 का हमें डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज करना पड़ेगा। तो अब इस तरीके से हमारे ये प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? नॉर्मल। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। चलिए करते हैं। फर्स्ट ईयर में देखिए हमारा कितना है? 40,000 प्रॉफिट। नेक्स्ट ईयर का ये आ गया था 86,000। 2021 में कुछ नहीं हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट है। यहाँ पर देखिए 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से ये माइनस है और 40, तो ये हो जाएंगे हमारे 60,000। और यहाँ पर हम पिंक करेंगे तो 1,34,000। ये हमारे प्रॉफिट्स आ गए। 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं ये, इनको हमने ऐड किया तो ये आ जाएंगे हमारे 4,20,000, और डिवाइड बाय 5 करेंगे एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए, तो इट विल कम 84,000। अब हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, जो कि हमें 2 दिए हुए हैं, और हमारा आंसर आ जाएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 1,68,000 रुपीज।